ओके अगेन अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़े थे हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे मैम बार बार रिवाइज कराती रहती हैं। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हैं उसमें हमने कहा डिफ्यूज़ लंग पेरेन्काइमा होता है, डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ होता है। और डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ में फिर हमने कहा डिफरेंट एटियोलॉजीज़ हो सकती हैं, जिसमें एक हम लोग पढ़ चुके हैं IIP और उसमें हमने IPF पढ़ लिया। दूसरी होती है ग्रैनुलोमैटस डिजीज़, और ग्रैनुलोमैटस में से अभी जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ सार्कोइडोसिस। और ये चीज़ मैं आपको पहले यहाँ पर सारी की सारी एलैबोरेट करा चुकी हूँ। सो सार्कोइडोसिस हम पढ़ने लगे हैं। अब सार्कोइडोसिस के बारे में आप लोगों को क्या पता है? जनरली आपको पता होना चाहिए कि सार्कोइडोसिस बेसिकली बेटे एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है। ये क्या है? मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। वाई आई एम सेइंग मल्टी सिस्टम? क्योंकि ये मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। लंग्स ऑल दो प्राइमरी साइट्स हैं, लेकिन लंग्स के अलावा स्किन है, और स्किन के अलावा अगर हम देखें CNS है, CVS है, किडनीज़ हैं, आइज़ हैं, ग्लैंड्स हैं, इन सबको भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो ये एक क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिज़ॉर्डर होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिज़ॉर्डर ऑफ अननोन एटियोलॉजी। अगेन यहाँ पे अननोन का वर्ड जो यूज़ हुआ है, अगर आपको याद हो तो पैथो में हमने पढ़ा हुआ है इम्यूनिटी का ही रोल होता है, ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर होता है, जिसमें कुछ हमारी T सेल इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं एटियोलॉजी एग्जैक्ट हमें नहीं पता, एंड इट is characterized by the formation of non-caseating granulomas। अब आपको बताया कि टीबी के अंदर हम पढ़ते थे कि जी ग्रैनुलोमा बनता है, अंदर एंटीजन होता है, फिर यहाँ पे बाहर जो हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं जो बड़े बड़े बन के एपिथेलॉइड सेल्स और जॉइंट सेल्स बने हुए होते हैं। देन फिर हम देखें तो लिम्फोसाइट की एक रिम होती है, इसको हम कहते हैं ग्रैनुलोमा। इसके सेंटर में कैजिएशन मौजूद होती थी। सो टीबी में केजिएटिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। अब हम बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स ये किस तरह से इफेक्ट करता है और किन किन ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। तो एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि ये फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू मेल। कौन? सार्कोइडोसिस, ठीक है। टिपिकली वो कह रहा है कि अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर ये पाया जाता है। इसकी प्रेजेंटेशन की एज देखेंगे तो तकरीबन 20 से 40 साल है। IPF की कितनी बताई थी? अबव 50, ठीक है। सो ये 20 से 40 साल के लोगों में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की बात करें, वेग से सिम्टम है, कुछ लोगों में होने हैं, कुछ में नहीं होने। तो उस पर बेटे आपको इन लोगों को फीवर हो सकता है, मलेज, जिस्म का मसल्स का दर्द होता है, उसके बाद फटीग, हर टाइम थका थका फील करते हैं, और वेट लॉस हो सकता है। कुछ में होता है, कुछ में शायद नहीं होगा। अब हमने ऑर्गन वाइज बात करनी है, सिस्टम वाइज बात करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट करते हैं लंग्स को, ठीक है। सो वो लिखता है कि मोस्ट कॉमन साइट जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट की वो लंग्स हैं। 90% तक लंग्स के अंदर सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स आते हैं बेटे? आपको बहुत दफ़ा बताया है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में ड्राई कफ होती है, एक्सर्शनल डिस्निया होता है जो प्रोग्रेस कर रहा होता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, एक्सर्शनल डिस्निया जो प्रोग्रेसिव हो सकता है, और साथ में ड्राई कफ, क्योंकि प्रोडक्टिव कफ हुई तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव में लाई करेगा। साथ वो कहता है कि कुछ फाइन रेल्स जो हैं वो ऑन एग्जामिनेशन हमें सुनाई दे सकती हैं, वीजिंग नहीं होती लेकिन रेल्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ये जो निशान है ना बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ये इस डिजीज़ का हॉलमार्क है, ठीक है। सो MCQ में आपको दे सकते हैं कि एक 33 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो कह रही है कि जी पिछले 2-3 महीनों से मुझे ड्राई कफ है, या पिछले महीने से ड्राई कफ है, साथ बुखार भी रहता है, फाइन इंस्पिरेटरी रेल्स भी हैं, उन चेस्ट एक्सरे हमने देखा तो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी थी। अब आप ये बताएं क्या डायग्नोसिस है? तो सार्कोइडोसिस है। या सार्कोइडोसिस का केस दे के आपसे पूछ लेंगे कि उसका हॉलमार्क क्या है, तो वो आपने बताना है चेस्ट एक्सरे के ऊपर बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी इज़ द हॉलमार्क ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट हम देखेंगे तो स्किन की होती है। यूजुअली सार्कोइडोसिस के क्वेश्चन में बता देता है कि ओवर द शिन, यानी जो उसकी टांगें होती हैं और नीचे ये ओवर द शिन पाँव के करीब, यहाँ पे वो कहता है कि क्या होते हैं? एरिथ्रीमा नोड्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है। सो स्किन जो है मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट है जो कि सार्कोइडोसिस में इन्वॉल्व होती है। पल्मोनरी लंग और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सबसे कॉमन स्किन है। स्किन के ऊपर आपको मिलता क्या है? स्किन के ऊपर आपको एरिथ्रीमा नोडोजम यानी वो लीजन सी मिलती है। उसके बाद वो कहता है कि कुछ हमारे पास नेज़ल क्यूटेनियस सार्काइड होते हैं, इनको हम ल्यूपस पर्नियो कहते हैं। और आपने याद रखना है कि ल्यूपस पर्नियो की अपीयरेंस अगर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि जो डिजीज़ की प्रोग्नोसिस बुरी है। ल्यूपस पर्नियो की अपीयरेंस पुअर प्रोग्नोसिस को इंडिकेट करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे CNS के अंदर, तो CNS में फेशियल नर्व पाल्सी जो है वो बड़ी कॉमन है, 7th फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स जो हैं वो भी आपके CNS में पड़ी भी हो सकती हैं, और साथ में न्यूरोपैथी भी हो सकती
सकती है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज़्यादा कॉमन है। देन हम CVS की बात करेंगे तो CVS में क्या हो सकता है बेटे, CVS के अंदर वो कहता है कि कार्डियक अरिथमिया स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद साथ में अगर हम देखें तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है, और हार्ट ब्लॉक अगर स्वेयर होगा तो सडन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू सार्कोइडोसिस। साथ में हमने यहीं पे डिस्कस कर लेना है हेपेटोबिलियरी, यानी हत्ता के हर सिस्टम के अंदर ही इन्वॉल्वमेंट है। हेपेटोबिलियरी सिस्टम में क्या हो सकता है, वो कहता है कि आपके पास जो है वो ग्रैनुलोमेटस लिवर डिजीज़ होता है, और साथ में अगर हम देखेंगे तो स्प्लीनोमेगैली जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब बात आ जाती है किडनीज़ की, वो क्यों पीछे रहेंगी, तो किडनी के अंदर हमारे पास होती है नेफ्रोकैल्सिनोसिस, और वैसे भी बॉडी के अंदर जो है वो हाइपर कैल्सीयूरिया स्टार्ट हो जाता है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस होती है, और दूसरा रीनल स्टोन्स बनते हैं ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटे, आई के अंदर ना एंटीरियर यूवियाइटिस होता है, ठीक है। अभी एक सिंड्रोम आपको बताती हूँ, उसको हम कहते हैं यूवियो पेरोटिड फीवर, क्योंकि उसमें यूवियाइटिस होता है, पेरोटिड ग्लैंड इनलार्ज होता है, फीवर होता है, वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन होती है सार्कोइडोसिस की। सो आई के अंदर जो है वो इंटीरियर यूवियाइटिस ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर यूवियाइटिस। और सिक्का सिंड्रोम हो सकता है। सिक्का सिंड्रोम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस शुरू हो जाती है, टीयर प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। एंड ओवरऑल अगर हम ग्लैंड्स के अंदर देख लें तो ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट होती है, जैसे कि लेक्राइमल ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो सकती है, और मोस्टली जो पेरोटिड ग्लैंड है उसकी इनलार्जमेंट भी देखी गई। अब वो कहते हैं कि सार्कोइडोसिस के साथ ना कुछ एसोसिएटेड सिंड्रोम्स की बात करते हैं हम। वैसे ओवरऑल हमने कह दिया सार्कोइडोसिस एक मल्टी सिस्टम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है अननोन एटियोलॉजी का, जो करेक्टराइज्ड है बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन किजिएटिंग ग्रैनुलोमास। हमने कहा फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़रा यंग्स को इफेक्ट कर रहा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम फीवर, मलेज है, फटीग है और वेट लॉस है। बाकी सिम्टम डिपेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होती है वो लंग इन्वॉल्व होती है, जिसपे एक्सर्शनल डिस्निया और कफ के साथ वो आएगा, रेल्स हो सकते हैं, और हॉलमार्क इसका बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है। सेकंड मोस्ट इन्वॉल्वमेंट स्किन की होती है, स्किन पे एरिथ्रीमा नोडोजम, और अगर लूपस पर्नियो होगा तो वो पुअर डायग्नोसिस या पुअर प्रोग्नोसिस को इंडिकेट करता है। बाकी हर की अपनी अपनी लिख दें, ठीक है। और ग्लैंड की इनलार्जमेंट और यूवियाइटिस भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्लिनिकल पॉल्स ये हैं कि सार्कोइडोसिस में आपने याद रखना है कि एरिथ्रीमा नोडोजम बड़ा कॉमनली पाया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एरिथ्रीमा नोडोजम, ये पेनफुल पर्पलिश सी लीजन होती हैं, बड़ा पेन सा करती हैं। सो ये पेनफुल पर्पलिश लीजन या पेनफुल पर्पलिश नोड्यूल्स होते हैं, और ये पर्टिकुलरली ओवर द शिन एरिया बनते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्पॉन्टेनियसली ये हो सकता है कि खुद ही बाखुद ख़त्म हो जाए, और सम टाइम ये ब्रूज्ड अपीयरेंस जो है वो छोड़ देती हैं। अब दो मैंने आपको कहा कि सिंड्रोम होते हैं, एक है लॉफग्रेन सिंड्रोम और एक को हम लोग कहते हैं हीर फॉर्डेट सिंड्रोम, ठीक है, HEERFORDT। अब जो लॉफग्रेन सिंड्रोम है इसके मैंने कुछ MCQ देखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे, प्लेबेबल या प्लैब की तैयारी करते हुए भी। उसमें क्या होता है कि आपके पास एरिथ्रीमा नोडोजम प्रेजेंट होता है, यानी पेशेंट की हिस्ट्री में। साथ में ना बेटे इसको आर्थराइटिस होता है, यानी जॉइंट पेन होता है। साथ आपने याद रखना है हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी होती है। ये तीनों जो हैं वो लॉफग्रेन सिंड्रोम कहलाते हैं, जिसमें एरिथ्रीमा, आर्थराइटिस और हाइलर एडिनोपैथी हो। प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी है। जबकि जो हीर फॉर्डेट सिंड्रोम है इसमें नंबर 1 पेशेंट को फीवर होता है। फीवर के बाद ना फेशियल नर्व पाल्सी जो हमने कहा CNS की इन्वॉल्वमेंट है, और इसके बाद पेरोटिड इनलार्जमेंट होती है और यूवियाइटिस होता है। मैंने इसका पढ़ा हुआ था, इसको कहते हैं यूवियो पेरोटिड फीवर, यानी यूवियाइटिस होता है, पेरोटिड इनलार्जमेंट होती है और फीवर होता है। और F से ही हम याद रखेंगे कि फेशियल नर्व पाल्सी भी होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सार्कोइडोसिस टिल नाउ। आई होप कि जो है वो सेंस बन रही है। अब बात आती है कि हम लोग इसको किस तरह से डायग्नोज करेंगे। इतनी कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक फीचर्स ऐसा सच नहीं है। नंबर 1 वो कहता है कि आपने सीरम एस लेवल्स जो हैं वो चेक करने होते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 60 to 70% केसेस में ये रेज्ड होता है। ये कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं है, लेकिन ये डिजीज़ की डायग्नोसिस में एड कर सकता है और डिजीज़ की प्रोग्रेशन और प्रोग्नोसिस में अपॉन ट्रीटमेंट हमें हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद सीरम लेवल्स हम देखेंगे तो उसमें बेटे आपने याद रखना है हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा बनाती है मैक्रोफेजेस और कैल्शियम की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है। सो हाइपर कैल्सीमिया होता है और उसको कंपनसेट करने के लिए हाइपर कैल्सीयूरिया भी स्टार्ट हो जाता है। यूरिन में इसके लेवल ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं। चूँकि इन्फ्लेमेटरी टियोलॉजी है कहीं ना कहीं, तो ESR लेवल जो है वो रेज्ड होंगे, और इसी तरह जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी है तो वो भी रेज्ड होते हैं। उसके बाद कहता है कि लिम्फोपीनिया और लिम्फोसाइटोसिस भी इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हो सकती हैं। साथ में हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर हमें ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न जो है वो मिल जाएगा। रेशो मोर देन 8
0.8 या 80% होगी। चूँकि हमने कहा लिवर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है तो उसकी वजह से बेटे जो LFTs है ना वो डिरेंज्ड हो सकते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम ब्रोंको एल्वियोलर लिवाज करते हैं और उसके ऊपर हमें लिम्फोसाइटोसिस मिलती है। मैं आपको बताती हूँ प्लैब के ऊपर किन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। सो ब्रोंको एल्वियोलर लिवाज हम करते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, लिम्फोसाइटोसिस मिलती है। और लिम्फोसाइटोसिस में भी वो कहता है कि जो CD4/CD8 की रेशो होती है वो रेशो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम चेस्ट एक्सरे करते हैं और चेस्ट एक्सरे पे हमें क्या मिलती है, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, और ये इस डिज़ीज़ का क्या है, हॉलमार्क है, ठीक है। इसी एक्सरे को यूज़ करके हम डिज़ीज़ को स्टेज भी करते हैं। अगेन ये भी MCQ पूछा जाता है। एंड लास्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी के बारे में कहते हैं कि ये मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस है जो हमें हमारा डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेगी। बायोप्सी ट्रांसब्रोंकियल भी हो सकती है और लिम्फ नोड भी होती है और बायोप्सी के ऊपर ही हमें नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलते हैं। अब वो आपके प्लैब के अंदर या इस तरह के एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है इसके ऊपर, लेकिन इससे भी ज़्यादा उनके मेजर फोकस में ये 3 चीज़ें आती हैं कि ब्रोंको एल्वियोलर लिवाज पे लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा, एक्सरे पे ये मिलेगा, बायोप्सी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि उस एग्जाम में आपसे पूछा जाता है मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक मोडालिटी क्या है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें आपने टैकल करनी होती हैं। बहरहाल स्टेजिंग जो है वो हम इसकी कर रहे होते हैं एक्सरे की मदद से। अभी कहते हैं एक्सरे की बेस के ऊपर हम कहते हैं जी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है और स्टेज 4 है। स्टेज 1 में सिर्फ बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी जो है वो मौजूद होती है। स्टेज 2 में हमारे पास बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी के साथ पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स भी होते हैं। स्टेज 3 में पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट होंगे विद और विदाउट बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। और अगर हम 4th स्टेज देखेंगे तो वहाँ पे अब कम्प्लीटली फाइब्रोसिस शुरू हो गई हुई है, पल्मनरी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई है। सो लिम्फेडिनोपैथी है, इन्फिल्ट्रेट विद और विदाउट एडिनोपैथी और पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सार्कोइडोसिस। तो बेटे क्या ट्रीटमेंट करें, हमें टियोलॉजी नहीं पता तो हम तो बड़े मजबूर हो गए हैं, अब हम क्या ही ट्रीटमेंट करें। तो ट्रीटमेंट बस कुछ भी नहीं होता, हम पेशेंट को कहते हैं जी बेड रेस्ट करेगा, ठीक है। उसके पेन और सोजन को कम करने के लिए हम साथ में इसको क्या देते हैं, एनसेड्स देते हैं। और एनसेड्स के अलावा मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। साथ अगर फीवर है तो उसके लिए आप जो है वो एनाल्जेसिक दे सकते हो और पेन किलर और साथ में पैरासीटामोल या पैनाडोल ये रिकमेंड किया जा सकता है। सो बेड रेस्ट होता है, एनसेड्स होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी आपने प्रेडनिसोलोन देना है और प्रेडनिसोलोन 20 to 40 mg पर डे के हिसाब से हम देते हैं। कहते हैं प्रेडनिसोलोन आपने तब ऐड करना है जब इम्यूनिटी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव हों, यानी पेशेंट को यूवीआइटिस है, जैसे पता चल रहा है कि हाँ जी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है, जब नर्व पाल्सी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाए, रीनल इम्पेयरमेंट आए, कार्डियक इम्पेयरमेंट में आए, पैरेन्काइमल लंग डिजीज़ बहुत वाजिया हो तब ऐड करते हैं। इनिशियली कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं ऐड करते। अब इसके कुछ पूर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर एज 40 से ज़्यादा हो तो फिर इस पेशेंट का हील होना थोड़ा मुश्किल है। एफ्रो कैरिबन एथनिसिटी से बिलोंग करता है तो अगेन इट्स अ पूर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। उसके बाद कहता है अगर सिम्टम्स मोर देन 6 मंथ्स के लिए परसिस्ट कर रहे हैं या 3 से ज़्यादा ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट है या आपको जैसे बताया कि ल्यूपस पर्नियो है या स्टेज 3 और 4 पे आ गया हुआ है तो फिर इसकी प्रोग्नोसिस बुरी हो जाती है और फिर आपको लंग ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सार्कोइडोसिस। आपको सिनेरियो इसी तरह देंगे कि पेशेंट डिस्निया है, ड्राई कफ है, फॉर 35-36 इतनी एज का होगा और उसकी स्किन के ऊपर हमने देखा तो डिफरेंट एरिथमेटस लीजन्स बनी हुई हैं और साथ में कफ एंड इसकी हिस्ट्री के साथ आ गया हुआ है तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस सार्कोइडोसिस। इन्वेस्टिगेशंस पूछेंगे तो वो आपने सारी की सारी जो आपको कराई हैं वो बतानी है, ये सारी की सारी और ट्रीटमेंट प्लान है और स्टेजिंग पूछ सकते हैं, ठीक है।